नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1, 2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम लगातार आपको रिवीजन करा रही है। आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 27 जुलाई 2025 को जो होने वाला एग्जाम, क्लास नंबर 20 है ये। कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। कुछ टॉपिक्स की डिमांड आई है हमारे कमेंट सेक्शन में, उसको भी जरूर पूरा किया जाएगा। हम एक क्रम से चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जो आपने सजेस्ट किए टॉपिक उनको भी जरूर कराया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करिए। एक कमेंट यहाँ पर बनता है, हमारा वीडियो इतनी मेहनत से बनता है, एक कमेंट तो आपका डिजर्व करता ही है। एक कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर येस, नो या प्रेजेंट कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका सजेशन है वो दे सकते हैं आगे के टॉपिक्स के लिए। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछते रहे हैं, उसका आंसर कुछ ही स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं, मैं देखता हूँ। तो कई बार नए क्वेश्चन लाने का कोई बेनिफिट नहीं बनता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। ये नहीं सोचा करिए कि आपसे पहले कोई दे चुका है, आप उसको आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो क्लास नंबर 20 शुरू करते हैं। इकोनॉमी से एक टॉपिक है, हमने लिया है भारत में नियोजन का भाग 1 हम लोग कर चुके थे। अब नियोजन संबंधित कुछ यहाँ पर फैक्चुअल जानकारी फिर से एक बार देखना हम लोग शुरू कर लेते हैं। नियोजन की शुरुआत भारत में, नियोजन की नींव पड़ गई थी अंग्रेजों के समय से ही। खैर सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवादी और भारतीय उद्योगपतियों ने यहाँ पर सोचा कि अब चूंकि देश आज़ाद होने वाला है, लगातार नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, तो देश को यहाँ पर आर्थिक नियोजन की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी था। ठीक है, मेडिवल फेज से हम लोग बाहर आए थे मुगल काल से, और पूरी जो सभ्यता थी वो कृषि और ज़मींदारी पर आधारित थी। ठीक है, कृषि और ज़मींदारी पर आधारित हमारी जो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था थी। और यहाँ पर उद्योग जो थोड़े बहुत चलते भी थे, गृह उद्योग वगैरह, वो अंग्रेजों के आने से नष्ट हो गए थे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी भारत को।
अब महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स हैं इसमें कि इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत किसने की। हमारे यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में शुरुआत वाली चीज़ बहुत पूछी जाती है, आरओआर में भी पूछी जा सकती है। तो इसको देखिए, 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में स्वतंत्रता से बहुत पहले देश में नियोजन की आवश्यकता की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि देश को एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, कोई भी बनाए, जो भी सत्ता में है वो लोग बनाए, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग भारत के लिए ज़रूरी है। 1944 में बॉम्बे प्लान आता है, जनवरी 1944 में प्रकाशित होता है। बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने तैयार किया था। कौन कौन थे वो लोग, हम बता चुके हैं आपको। 1944 में एस.एन. अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की जाती है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो ग्राम को आधार बनाना पड़ेगा भारत में। आरदेशीर दलाल द्वारा योजना विकास परिषद की स्थापना की जाती है। आरदेशीर दलाल की अध्यक्षता में 1944 में एक योजना विकास परिषद की स्थापना की जाती है। 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा पीपल्स प्लान सजेस्ट किया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा पीपल्स प्लान सजेस्ट किया गया था। अंतरिम सरकार जब बनी 1946 में, तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। ये बहुत कम लोगों को पता है कि के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में एक योजना सलाहकार बोर्ड भी बन चुका था। ठीक है, एक योजना सलाहकार बोर्ड बना था के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। के.सी. नियोगी का नाम आपने हमारे स्टडी मटेरियल में देखा होगा। प्रथम वित्त आयोग जब नियुक्त किया गया था 1951 में, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है। इनकी अध्यक्षता में एक बना था योजना सलाहकार बोर्ड। इसके बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति की स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना है, आर्थिक कार्यक्रम समिति की स्थापना की गई। ये सब चीज़ें क्रोनोलॉजी में भी आ सकती हैं, तो इस वजह से इसको और भी ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या आया। ठीक है, पीपल्स प्लान आया कि योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई, या फिर योजना ये आर्थिक सलाहकार समिति बनी, आर्थिक कार्यक्रम समिति बनी 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की जाती है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना की जाती है 6 अगस्त 1952 को। अभी निकाय काफ़ी पुराने हो चुके हैं, अब तो नीति आयोग का गठन हो चुका है, तो ये सारे जो कह सकते हैं एनडीसी हो गया, योजना आयोग हो गए, प्लानिंग कमीशन जो बनते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान वगैरह ये सब तो आते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी इनकी महत्ता है। हमसे एग्जाम में इनके इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो योजना आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1950 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग की। योजना आयोग का मतलब जो कार्य प्रणाली है मंत्रिमंडल से स्वतंत्र होता था, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या कैबिनेट इसको कंट्रोल करता था, नहीं, योजना आयोग जो है मंत्रिमंडल से स्वतंत्र कार्य करता था। योजना आयोग के मार्गदर्शन में कार्मिकों के स्टाफ द्वारा योजनाओं का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था। मसौदा योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता था। मतलब योजना आयोग के जो ऑफिसर्स थे, बेसिकली बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह होते थे, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईआरएस ऑफिसर्स, वो ड्राफ्ट तैयार करते थे और एनडीसी के समक्ष अनुमोदन के लिए इसको रखा जाता था। एनडीसी इसको अप्रूवल प्रदान करता था। ठीक है, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजना आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर, सभी केंद्रीय मंत्री होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद को मसौदा योजना में परिवर्तन करने का अधिकार होता था। तो अगर ऐसे पूछ लें कि क्या एनडीसी जो है योजना आयोग द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्लान में संशोधन सजेस्ट कर सकता था, तो हाँ, कर सकता था। नेशनल प्लानिंग काउंसिल के बारे में बात करें तो एडवाइजरी बॉडी थी, प्लानिंग कमीशन से अटैच्ड एक एडवाइजरी बॉडी होती थी, नेशनल प्लानिंग काउंसिल। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग होते थे? इंक्लूडेड एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से जुड़े जितने व्यक्तित्व होते थे यहाँ पर अपने प्रतिनिधित्व देते थे। अब 5 ईयर प्लान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। भारत में नियोजन एक्चुअली में 5 ईयर प्लान की शुरुआत से ही शुरू होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य फोकस जो था कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन। ठीक है, पहला फोकस था यहाँ पर कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि अंग्रेज लोग काफ़ी कुछ बिगाड़ चुके थे। मूल्य स्थिरता लाना और बिजली और परिवहन पर ध्यान देना, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं कुल मिलाकर उसको पूरा करने पर फोकस करना। पहला जो प्लान है या पहली पंचवर्षीय योजना है, हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, मैचिंग में आया था, अलग अलग प्लान और कौन से वर्ष की पंचवर्षीय योजना उस पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी हानि हुई थी। ब्रिटिशर्स तो अपना बैक पैक करके चले गए थे, लेकिन ये सब भुगतना किसको था? स्वतंत्र भारत को। तो मूल्य स्थिरता वगैरह इंश्योर करना प्रथम उद्देश्य था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। मतलब ग्रोथ भले ही ना हो, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहे, ये उद्देश्य था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की। तो इसका जो मुख्य फोकस था ये था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
नेहरू जी अपने सेकंड टर्म में आ चुके थे और उन्होंने कहा था कि अब हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा गया था। मतलब 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसको एक सोशलिस्ट कलर दिया गया था, क्योंकि समाजवाद में काफ़ी बिलीव करते थे नेहरू जी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी सिद्धांतों को इकोनॉमिक पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों को सरकार इस्टेब्लिश करेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसी क्रम में कई सारे इस्पात संयंत्र बने थे, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला सहित भारी उद्योग इसी कह सकते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। हालांकि इसको गाडगिल प्लान के नाम से भी जानते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है? गाडगिल योजना के नाम से, गाडगिल योजना या गाडगिल प्लान नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछें कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी, तो गाडगिल योजना अलग है, गाडगिल स्ट्रैटेजी या गाडगिल फार्मूला अलग है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है गाडगिल फार्मूला या गाडगिल स्ट्रैटेजी पर आधारित थी, ये ध्यान रखना है। और गाडगिल योजना के नाम से किस योजना को जानते थे हम लोग? तो थर्ड 5 ईयर प्लान। ये बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। गाडगिल स्ट्रैटेजी या गाडगिल फार्मूला पर आधारित कौन सा प्लान था? चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन गाडगिल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जानी जाती थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सूक्ष्म अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। और आठवीं पंचवर्षीय योजना का आधार भी गाडगिल स्ट्रैटेजी या गाडगिल फार्मूला बना था। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता उन्मुख विकास था। ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इंडिया को बनाना था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सारे संयंत्र हमने दूसरे देशों की मदद से इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो इसमें आत्मनिर्भरता की ओर फोकस किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल प्लान नहीं रहा, क्योंकि संकट कई सारे आए, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए, जैसे चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा। पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती तो एक स्ट्रांग जो लीडर थे, जो आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ा रहे थे, उनका कार्यकाल एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो जो नए लीडर आए हैं उनको थोड़ा समय लगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गए थे 1965 में। अगेन फिर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी अगले ही वर्ष 1966 में। एक बड़ा अकाल का दौर आ गया था 65 और 66 में। तो योजना सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाई थी। कई बार फंड की कमी पड़ी और जो पहले से लक्ष्य निर्धारित किए थे वो प्राप्त नहीं किए जा सके। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा था 1966 में। ठीक है, मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो गई थी। इसी समय जो है कहीं ना कहीं जो हमारी हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति ने थोड़ा बहुत संभाला था देश में, जो फूड क्राइसिस हो गई थी उसको। थर्ड या फोर्थ 5 ईयर प्लान एग्जाम में मानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम में थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये है कि जब आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, तो थर्ड 5 ईयर प्लान कभी कभी सही माना जाता है, कभी कभी फोर्थ 5 ईयर प्लान। ध्यान रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोडक्शन हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो एक अलग से टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था, किन फेजेस में हुआ था, 2 मेजर फेजेस थे, उनको हम बताएंगे। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान हो गया। इसके अलावा फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ तो अचीव करनी है, स्टेबिलिटी भी अचीव करनी है। ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए कि बीच बीच में एकदम से अवमूल्यन करना पड़े रुपये का, या फिर एकदम से मतलब इस तरीके से ग्रोथ नहीं करना है। ग्रोथ करना है इस तरीके से, धीरे धीरे ग्रोथ हो लेकिन सस्टेन्ड हो। पहले क्या था कि ग्रोथ एकदम से भारत कर लेता था कभी कभी, लेकिन नेहरू जी की मृत्यु हो गई और फिर लीडरशिप चेंज हो गई, युद्ध हुआ, तो कई बार मुद्रास्फीति बढ़ जाती थी और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती थी। 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में। फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन यही था और सेल्फ रिलायंस पर इसमें फोकस किया गया था। फोकस किसका था, किस पर था? सेल्फ रिलायंस पर। और गाडगिल फार्मूला पर आधारित ये योजना थी। गाडगिल फार्मूला या गाडगिल स्ट्रैटेजी पर आधारित ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात कर ले तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसमें चलाया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एक ऐसा अम्ब्रेला प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत कई सारे प्लान्स आए थे, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। आरबीआई को इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने का काम सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, आरबीआई वॉज गिवन द टास्क टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन, और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का दौर ये देखने को मिला था, इस पर भी बात की गई थी। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ये इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग के इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन पर आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एनर्जी क्राइसिस भी, इमरजेंसी क्राइसिस भी यहाँ पर देखने को मिली थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें कंसिस्टेंसी मॉडल
दिया गया था। कंसिस्टेंसी मॉडल दिया था अशोक रुद्र और एलन माणे ने। अशोक रुद्र और एलन माणे ने ये मॉडल दिया था। ठीक है, तो अशोक रुद्र माणे मॉडल भी इसको कहा जाता है। अशोक रुद्र माणे मॉडल की कंसिस्टेंसी मॉडल पर ये प्लान आधारित था। और गरीबी हटाओ के साथ भी कन्फ्यूज़न रहती है कभी कभी एग्जाम में। इसको 5th 5 ईयर प्लान की जगह 6th 5 ईयर प्लान भी माना गया है। हरियाणा पीसीएस में 5th 5 ईयर प्लान माना गया था। आंध्र प्रदेश के एग्जाम्स में और अन्य एग्जाम्स में जो है गरीबी उन्मूलन के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया, तो इसी को मानिएगा आप। बाकी नहीं तो फिर इसको चैलेंज किया जाएगा। मान लीजिए 5वां नहीं दिया रहता है, चौथा छठा ऐसे दिया रहता है, तब 6ठी पंचवर्षीय योजना आप मान सकते हैं, जब गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। मगध साम्राज्य का उदय ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे होता है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य कैसे बनता है, और मगध साम्राज्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आने की संभावना इस बार लग रही काफ़ी, क्योंकि आरओ में और यूपीपीएससी में इससे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में 1-2 वर्षों में नहीं पूछे गए हैं। हरेंक वंश से शुरुआत होती है। ठीक है, हरेंक वंश में प्रथम शासक यहाँ पे बिंबिसार थे। बिंबिसार, या फिर आप इनको श्रोणिक या फिर सेनीय नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आ चुका है कि किस कह सकते हैं हरेंक वंश के शासक को श्रोणिक या श्रोणीय या फिर सोनीय या फिर सेनीय कहा जाता था बिंबिसार को। बिंबिसार को सक्सीड करते हैं यहाँ पर अजातशत्रु यहाँ पे। ठीक है, अजातशत्रु के पुत्र होते हैं यहाँ पर उदयभद्र या फिर उदयीन। इस डायनेस्टी को, हरेंक डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके शासन छीना था। ऐसा ही काम उदयभद्र या उदयीन ने किया था। ठीक है, हरेंक वंश को सक्सीड करते हैं यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी ने अवंती को हरा करके मगध का भाग बना लिया था। मतलब अवंती महाजनपद को हरा करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इनकी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। शिशुनाग वंश का एक शासक था कालाशोक। कालाशोक के नेतृत्व में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसको सक्सीड करती है फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी भी एक पावरफुल डायनेस्टी थी। इसने मगध साम्राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार किया था, ईस्टर्न साइड। ठीक है, पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। अभी तक जितने राजवंश थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, महापद्नंद इसके महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्नंद ने काफ़ी अपनी सीमा का विस्तार किया था, कलिंग को हराया था यहाँ पे। धनानंद या घनानंद अंतिम शासक था नंद डायनेस्टी का, और इसके समय में अलेक्जेंडर का भारत पर इन्वेशन हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, या इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य की सफलता का कारण क्या था, इसके संबंध में क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट रीजन वाला या असर्शन रीजन वाला कह सकते हैं सवाल आ सकता है इसमें, अभिकथन कारण वाला। जैसे मगध की रणनीतिक स्थिति मजबूत थी, ये एक अभिकथन दे देंगे। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था क्योंकि समृद्ध लौह भंडारों के निकट ये अवस्थित था। मगध का रीजन इस समय प्रेजेंट डे अगर देखें तो झारखंड में जो लौह अयस्क और कह सकते हैं धातुओं के अयस्क वाला जो क्षेत्र है, गैर धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में मगध की सीमाएं पड़ती थी। ठीक है, झारखंड बिहार वाले बॉर्डर एरिया में ये पड़ता था। बाद में तो इसकी सीमाएं काफ़ी विस्तृत हो गई थी, लेकिन शुरू में भी समृद्ध लौह भंडारों के निकट ये अवस्थित था मगध। ठीक है, तो लौह भंडार से यहाँ पे औजार बनाए गए थे। मगध की सेना के पास उच्च गुणवत्ता वाले हथियार थे जो लोहे से बनाए गए थे, लोहे गला करके। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो प्राकृतिक रूप से फोर्टिफाइड थी। ज़्यादा शत्रु इसको भेद नहीं सकते थे, और शत्रुओं के लिए मगध को जीतना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि अपने आप में इसकी जोग्राफिकल टराइन इतनी टफ थी। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजधानी राजगृह। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर अवस्थित था, जिससे व्यापार और वाणिज्य के लिए मार्ग उपलब्ध था। गंगा के मैदानों से अपनी स्थायी सेना को पोषित करने के लिए कृषि हेतु समृद्ध भूमि मिली थी। मतलब भूमि कृषि के लिए समृद्ध थी। ठीक है, अनाज भी काफ़ी होता था और खनिज वगैरह पाए जाते थे। दोहरी यहाँ पे सफलता मिली थी मगध को इस मामले में, मतलब दोहरा फायदा मिलता था। बड़े पैमाने पर घोड़ों की अपेक्षा हाथियों का उपयोग इन्होंने किया था, जबकि इनके प्रतिद्वंदी जो थे अन्य महाजनपद वाले घोड़ों पर विश्वास करते थे, लेकिन अपनी सेना में हाथियों का उपयोग किया था मगध के शासकों ने। और उसमें भी अगर पूछे स्पेसिफिकली किसने, तो नंद डायनेस्टी ने। नंद डायनेस्टी ने अपनी सेना में हाथियों की कह सकते हैं भर्ती की थी, और हाथियों को काफ़ी हद तक प्रयोग किया था युद्ध के समय में भी। ठीक है, हाथी क्या करते थे, अपने बड़े बड़े पैरों से कई सारे सैनिकों को कुचल देते थे कई बार। उपयोग किलों पर धावा बोलने और सड़कों की कमी वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए किया गया था हाथियों का उपयोग। अच्छे शासक, कई सारे कुशल शासक थे, जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, हरेंक वंश में, महापद्नंद नंद वंश में। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसे ये सब ज़्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ये सब पूछा जाता है कि जो टर्म्स थे वो कैसे थे, व्यापार वाणिज्य कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी,
और सोशल कंडीशंस कैसे थी, इससे इस संबंध में क्वेश्चन आते हैं। जैसे नए प्रकार के नगरों का उद्भव हुआ था। महाजनपद काल, महाजनपद इसीलिए जाना गया था क्योंकि कई सारे नगरों का इसमें उद्भव हुआ था। बड़े शहर कौन कौन से थे? महाजनपद काल के बड़े शहर थे श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी। और राजधानी नगर कौन थे? जैसे राजगृह और पाटलिपुत्र, ये बड़े राज्यों के राजधानी नगर हुआ करते थे। कुछ यहाँ पे किलेबंद नगर यानी फोर्टिफाइड टाउन हुआ करते थे, जिनका फोर्टिफिकेशन हुआ था, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये होते थे। ठीक है, निगम बाजार नगर होते थे और नागरक छोटे नगर यहाँ पे होते थे। हिसाब से पूछ लें व्हाट इज नागरक। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में नागरक का क्या मतलब है? तो स्मॉल टाउन्स, ये होते थे नागरक। नए व्यापारिक मार्गों का उद्भव हुआ था उत्तरापथ। उत्तरापथ की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तक्षशिला, पाकिस्तान स्थित तक्षशिला से राजगृह तक। ठीक है, और ताम्रलिप्ति तक बाद में इसको विस्तृत किया गया था, ये उत्तरापथ है। जैसे उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक फैला, एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो तक्षशिला महाजनपद से राजगृह तक ये फैला हुआ था, बाद में ताम्रलिप्ति तक इसका विस्तार किया गया था ईस्टर्न इंडिया में। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणापथ और उत्तरापथ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिणापथ का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का जितना भी क्षेत्र है इसको दक्षिणापथ कहा जाता था। और उत्तरापथ तक्षशिला से लेकर राजगृह तक का क्षेत्र, बाद में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता था। पॉटरी कैसी थी? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBW फेज तक शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो महाजनपद काल में जो पॉटरी होती थी वो कैसी होती थी? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW जैसी होती थी। ठीक है, सिक्के जो चलाए गए थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिल्वर के बने होते थे और कुछ कॉपर सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक है, गिल्ड यानी श्रेणी जिनको कहा जाता था, व्यापारियों या शिल्पकारों का एक समूह होता था और ये बैंकर्स के रूप में कई बार काम करते थे। श्रेणी का मतलब वैसे तो इंग्लिश में कैटेगरी होता था, लेकिन ये इंग्लिश में गिल्ड कहलाते थे, यानी कि शिल्पकारों या व्यापारियों का एक संगठन या समूह। ये काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते थे। श्रेणी के अलावा सेठीज होते थे। सेठी या फिर श्रेष्ठी कहा जाता था इनको। एक उच्च स्तरीय व्यवसाय होते थे, उच्च स्तरीय व्यवसायी यानी ट्रेडर्स होते थे। वेसा क्या होते थे? कारीगर और व्यापारी निश्चित इलाकों में जहाँ निवास करते थे उनको वेसा कहा जाता था, यानी व्यापारिक अड्डे। वेसास आपसे पूछेंगे तो वेसास क्या था? व्यापारियों और कारीगरों के रहने का स्थान वेसा कहलाता था। अब इतने बड़े बड़े महाजनपद स्टैब्लिश हो गए थे तो उनको वित्त की भी जरूरत थी, तो टैक्सेशन यहाँ पे लगने लगा था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है फार्मर से वसूला जाता था किंग के द्वारा, उसके ऑफिशियल्स के द्वारा, और ये कृषकों को देना पड़ता था। अपनी उपज का 1/6 भाग जो है कृषक को देना पड़ता था। ठीक है, मतलब टैक्स के रूप में, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताने की कोशिश करिएगा। ये बहुत कठिन आपको प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली है नहीं। अगर आपको सिंपली ये इसमें क्लियर हो कि कौन से वंश का उद्भव किस कालखंड में हुआ था, कौन सा वंश पहले आया था, कौन सा बाद में, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। भारत पर जो फारसी आक्रमण हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। फारसी आक्रमण के आगे से हमको डायनेस्टी स्टडी करना है नेक्स्ट क्लास में, तो उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। फारसी आक्रमण के समय कंबोज महाजनपद में, मद्र और गांधार महाजनपद में संघर्ष चल रहा था। कभी भी कोई बाह्य आक्रमण तभी सक्सेसफुल होता है जब आपकी इंटरनली ना बन रही हो, जब आपके रीजन्स इंटरनली डिस्प्यूटेड हो, तो बाह्य आक्रमण के होने की और उसके सफल होने की उम्मीद बनी रहती है। मगध साम्राज्य में भी ऐसे ही हुआ था कि जिस समय मगध साम्राज्य में नेतृत्व का अभाव था और कंबोज, मद्र और गांधार महाजनपद आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो फारसी आक्रमण यहाँ पे होता है। फारसी आक्रमण विभिन्न शासकों के नेतृत्व में होता है, जैसे सबसे पहले साइरस के नेतृत्व में, फिर डेरियस या फिर दारा प्रथम के नेतृत्व में, फिर जिरीस के नेतृत्व में। इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। सारे प्रभाव नकारात्मक नहीं थे। भारत फारसी व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलता है, ये सकारात्मक प्रभाव था। फारसी सिग्लोई प्रकार के सिक्कों की नकल की गई थी आगे के शासकों द्वारा। फारसी प्रकार के जो सिक्के हैं वैसे सिक्के ढालने यहाँ पर शासकों ने शुरू किए थे। खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है फारसी लेखन का एक रूप, इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में लोकप्रिय हो गया था खरोष्ठी स्क्रिप्ट का। अशोक के कुछ शिलालेख में खरोष्ठी मतलब कुछ शिलालेख खरोष्ठी भाषा में देखने को मिलते हैं। मौर्य कला प्रभावित हुई थी। अशोक के शिलालेखों में ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, तो पर्शियन इन्वेशन का ही एक कह सकते हैं आफ्टर मैथ था। ठीक है, तो साइरस, डेरियस और जिरीस के नेतृत्व में भारत पर फारसी आक्रमण हुआ था। इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विशेषण में विकार यानी परिवर्तन कैसे उत्पन्न होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। एक PYQ हमने सॉल्व कराया था कुछ क्लास पहले, अगर आपको याद हो, कि विशेषण में लिंग, वचन और कारक के हिसाब से परिवर्तन होता है। विशेष का जो लिंग, वचन और कारक होता है कई बार उसके हिसाब से परिवर्तन होता है, कई बार नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल
वह अच्छी लड़की है। यहाँ पर आपका जो विशेष है वो लड़की है। अगर आप इसको लड़का कर दें, लड़का यहाँ पे लिख दें, लड़की की जगह रिप्लेस कर दीजिए इसको, तो क्या ये जो विशेषण है इसका फॉर्म बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब यहाँ पर लड़का के साथ हमको लेना पड़ेगा अच्छा। तो विशेष के लिंग वचन और कारक के हिसाब से कई बार परिवर्तन होता है और कई बार नहीं भी होता है। किसमें? विशेषण में। विशेष के लिंग वचन कारक के आधार पर कभी परिवर्तन होता है, कभी नहीं भी होता है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि हमेशा ही विशेषण बदल जाएगा, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कभी नहीं बदलेगा। भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाना बहुत जरूरी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे डिस्कशन ग्रुप में किसी ने पूछा था, सर हमें बताइए कि औपचारिकता, औपचारिकता विशेषण है कि विशेष है? तो मैंने उससे कहा था कि भाई ये तो विशेष है, क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञाएं अगर आप पहचानने लगेंगे तो आप विशेषण पहचानने लगेंगे और उससे बनाने भी लगेंगे। अगर हम इस औपचारिकता से विशेषण बनाएं तो क्या बनेगा? औपचारिक। औपचारिक। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज ऐसे करेगा आपको, जैसे औपचारिक विशेषण दिया रहेगा, कहेंगे इसका विशेष बताओ या फिर किस शब्द से बना है, तो जैसे उसमें उपचार दिया रहेगा, तो ये आप सही नहीं मानिएगा, क्योंकि उपचार नहीं, औपचारिकता से बना है औपचारिक विशेषण। कई बार लर्न भी करना पड़ सकता है, हमारे नोट्स में गिवन है, एक बार ये दोहराइएगा जरूर कि भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी याद रखा जा सकता है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है? जैसे मामा से ममेरा बन जाएगा, ठीक है। खपरा से खपरेल बन जाएगा, लखनऊ से लखनवी बन जाएगा। जैसे गुजरात है, गुजरात है, किसी भी स्थान का नाम है उससे हम विशेषण बनाते हैं। जैसे गुजरात से गुजराती बना देते हैं, गुजरात से गुजराती बना देते हैं। बिहार से बिहारी बना देंगे, ठीक है। खपरा से खपरेल बना देते हैं, और गरज से गरजू बना देते हैं। रंग से रंगीला, दूध से दुधारू, यहाँ पर आ में बड़े ऊ की मात्रा होगी। धन से धनवान, और राष्ट्र से राष्ट्रीय, मेधा से मेधावी, और रूप या फिर रूपा से रुपहला। कुल से कुलीन बनता है, कर्म से कर्मनिष्ठ बनता है, फल से फलित, आनंद से आनंदित या आनंदमय या आनंदमयी भी हो सकता है, जो भी आप बनाना चाहें। मुख से मौखिक बनेगा, मुख से क्या बनेगा? मौखिक, मुख से मौखिक। तालु से तालव्य, और जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे कंठ से बनाइए, तो ये क्या बनेगा? कंठ। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चीज़ सीखते हैं, मतलब पेड क्विज में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज आपने नोट से अच्छे से रिवाइज किया हो। तो लोग पेड क्विज वाले ग्रुप में, हमारे RO के प्रीलिम्स एग्जाम के पेड क्विज ग्रुप में सारे क्वेश्चन लगा के जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ निकालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसे ये प्रथु का है, प्रथुल, कई लोग इसको सोचते हैं कि पृथ्वी से बना है प्रथुल, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो मिलते जुलते वाले हैं उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। कई लोग जैसे पूछते हैं कि क्या सर सारे ही रटने? नहीं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो, जैसे इसको पढ़ करके समझ, थोड़ा सा मतलब आपको इंडिकेशन हो सकता है माइंड में कि अरे पृथ्वी से तो नहीं बना है, तो वो गलत होगा। पृथ्वी नहीं, पृथु से बना है प्रथुल, ठीक है। इस तरीके से जैसे मुख से मुखर भी बन सकता है, मौखिक भी बन सकता है। तो जो भी आपके एग्जाम में दिया हो वो सही मानेंगे, जो भी ऑप्शन में और गिवन क्वेश्चन में सही आपको लग रहा हो, उस हिसाब से फिर आप इसको डील करते हैं।